हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग आज के शो का इंतजार कर रहे होंगे। आज के शो में जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज नन अदर देन ऑनरेबल सर, मेरे गुरु कह लीजिए। कचेरी में बहुत सारे लोगों को आशीर्वाद देने वाले, सपोर्ट करने वाले, नाम लेने में भी पहले सर ही निकलता है। सो ही इज नन अदर देन ऑनरेबल सुधीर द्विवेदी सर। ही इज नोन फॉर वेल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। सर इस प्रोफेशन में आने से पहले बीएससी बायो से सर ने कंप्लीट करी थी अपनी एजुकेशन। कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से सर ने ज्वाइन किया, और आज की डेट में अगर मैं कहूँ, वर्सटैलिटी शब्द सर के लिए बहुत फेमस है कि सर वो एक सेक्शन पे ही नहीं, ऐसे कितने ही सेक्शन है, वो छोटे से छोटे से छोटे से सेक्शन के अंदर से अंदर उस पे भी एक छोटी सी गलती भी नहीं होने के चांसेस, इस हद तक मेहनत सर करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट सर, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और इस टॉपिक पर हमारा पहला जो टॉपिक क्वेश्चन होगा वो होगा क्रिमिनल लॉज इफ मैरिज इज नॉट गोइंग वेल। अगर शादी सही नहीं चल रही है तो ऐसे कौन कौन से मुकदमे हैं जो जनरली सोसाइटी में देखे जाते हैं सर? सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, जो पति और पत्नी का रिश्ता है इस शर्तों पे नहीं चलता। पति और पत्नी का रिश्ता शर्तों पर नहीं चलता है, और लोग सबसे पहले शर्तों पे एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, जहां से शुरुआत होती है खटहास की। पहले ये था सप्तपदी प्रथा है, हमारे यहाँ 7 फेरे लिए जाते हैं। 7 फेरे लेकर विवाह के समय तो इसीलिए कहा जाता है कि हम आपके अच्छे और बुरे में साथी रहेंगे। और मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँ, अगर पति पत्नी है, माना पत्नी गलत ट्रैक पे जा रही है, आपके और उसके बीच में वैचारिक मतभेद आ रहे हैं, तो वहां पर आपको आपका नैतिक कर्तव्य ये है कि आप उसको गलत रास्ते से जाने से रोकें, ये नहीं कि उसको बीच रास्ते पर छोड़ दें। यही सेम चीज लागू होती है पुरुष पर। अगर किसी स्त्री का पति गलत रास्ते पर जा रहा है तो स्त्री की ये नैतिक जिम्मेदारी कि अपने पति को वापस लाएं, सही रास्ता दिखाएं, ना कि उसको बीच रास्ते में छोड़ दें। और अगर आज आप देखें तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, कानपुर नगर क्या, पूरे इंडिया की हर दूसरी गली में 498 का एक केस होगा। किसी न किसी परिवार में, हर दूसरी गली में कोई न कोई एक परिवार इस दहेज के दाम्पत्य जीवन से उत्पन्न होने वाली जो कलह और आप ये जो आपसी मनमुटाव, ये हर दूसरी गली में है। और ये बहुत चिंता करने का विषय है कि अगर हम लोगों ने समय पर रहते इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो संस्कार और संस्कृति दोनों खराब होंगी। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपकी छोटी सी गलती से एक परिवार नहीं, 2 परिवार, और मैं तो ये भी कहूंगा 2 परिवार नहीं, समाज, सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं, समाज प्रभावित होता है। और जो चीजें समाज पे प्रभाव डाले उन पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। तो अमित जी, आपने जो पूछा कि क्रिमिनल में इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट क्या आते हैं अगर 2 लोगों के बीच में रिश्ते नहीं चल पाते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 परिवार अगर आपस में, जिनके बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा है, तो उनके बीच में आपस में पहले कटुता उत्पन्न होती है, मनमुटाव, कटुता, और उसके बाद फिर आदमी कोर्ट के अंदर पैर रखता है और एक दूसरे के परिवार के ऊपर अनर्गल आरोप, मतलब ऐसे आरोप जो इस मंच से बोलने में भी खराब लगता है। ना रिश्तों की कोई अहमियत होती है। अगर लड़की की तरफ से आ जाओ तो लड़की के लोग, लड़की के पक्ष, लड़के के माता पिता, भाई बहन, बहनोई, और अब तो सबसे ज्यादा तो बेचारा ससुर पर भी गंभीर आरोप
लगने लगे हैं केवल इस बात के लिए कि हम उन पर दबाव बना सकें। और यही चीज सेम दूसरे पक्ष पर भी है कि जो पुरुष वर्ग है वो ये चाहता है कि औरत मेरी कठपुतली बन के रहे और जैसा मैं कहूं वैसा करे, जबकि मैं कहता हूं कि दोनों लोग बराबर के हकदार हैं, पार्टनर हैं और दोनों को आपसी सामंजस्य करना चाहिए। और अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस, सबसे पहले घरेलू हिंसा का जन्म होता है। आपसी मतभेद से, मनमुटाव से घरेलू हिंसा के केसेस आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस आजकल बहुत चर्चा में है और मुझे नहीं लगता कोई इससे अनभिज्ञ होगा, सारे लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद जितने विपरीत प्रभाव अमित जी पढ़ रहे हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहले दहेज का आरोप, एक मुकदमा। मेरी समझ से दहेज देना और लेना दोनों अपराध हैं। एक दूसरे पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत भी मुकदमे आते हैं, घरेलू हिंसा के अंतर्गत भी मुकदमे आते हैं, 125 गुजारा भत्ता के लिए भी मुकदमे आते हैं। और कहीं इन दोनों के पति और पत्नी के संसर्ग से कोई बच्चे की उत्पत्ति हुई है, कोई बच्चे उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया, तो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट उसके भी मुकदमे आते हैं, कस्टडी के मुकदमे। ये आप मान लीजिए कि जो जीवन आपका शादी होने के बाद माता और पिता की एक ख्वाहिश होती कि हम अपने बच्चे की शादी कर दें और उसकी एक नई जिंदगी, नई पारी की शुरुआत हो, तो अगर दोनों लोगों ने जरा सी भी समझदारी नहीं निभाई अमित जी, तो इसके इतने दुष्प्रभाव हैं कि जो आपकी एज में आपको जब राइज करना है तब आप कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इतना ईगो हो जाता है आपस में कि उनको लगता है मैं इनको झुका दूं, प्रत्येक पक्ष ये चाहता है मैं दूसरे पक्ष को झुका दूं, और इसी में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल पार हो जाते हैं। लोग ये कहते हैं मैं लड़ रहा हूं, लोग कहते हैं समय बीत रहा। मैं कहता ना, आपकी लड़ाई में आपका समय नहीं बीत रहा, आपकी जिंदगी बीत रही है। जो लोग समय कहते हैं मैं उनको यही बताऊंगा जिंदगी बीत रही है, क्योंकि 2 परिवार इससे पूरी तरह से प्रभावित हैं। उस परिवार में रहने वाला प्रत्येक सदस्य प्रभावित है, उस परिवार का जो विकास होना है वो प्रभावित है, और सामाजिक मान प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंच रही है वो अलग। तो ऐसे में अमित जी, अगर इन पे लगाम नहीं लगा तो इतने दुष्प्रभाव आपको इनसे जो मतभेद है, मियाँ बीवी के मतभेदों से जो हो रहे हैं, वो इनमें ये दुष्प्रभाव आपको दिखाई पड़ेंगे। सर, क्या अल्टीमेटली हमें देखना चाहिए कि समझौता ही परिणाम है? मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है, चाहे वो साथ रहें या अलग हो। इस पर सर रिश्ता कैसे बच सकता है? इस पर कुछ प्रकाश सर डालिए कि यंगस्टर्स जनरली मिस्टेक्स कर देते हैं, फिर कचहरी, मुकदमा, क्योंकि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ केसेस सर आपके पास आते हैं। वर्सेटिलिटी ऑफ मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये कहूंगा, जब कोई लड़की विवाह करती है, एक अननोन फैमिली से मिलती है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि अमित जी, माना किसी लड़की का विवाह 25 साल की उम्र में होता है, 26 साल की उम्र में होता है, तो उसका जो 25 या 26 की ईयर्स जो उसने बिताए हैं, उसने एक अपने घर के माहौल में और अपने घर के अकॉर्डिंग बिताए। और जब वो शादी होकर ससुराल आती है तो ससुराल वाले ये चाहते हैं कि भाई वो सेकंड डे से मेरे अकॉर्डिंग चलने लगे, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता। मैं अमित जी आपसे ही अगर कह दूं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल, जो आपकी दैनिक दिनचर्या आप अपने घर में बिता रहे हैं, आप 7 दिन मेरे साथ मेरी दिनचर्या के अनुसार रहेंगे, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन बाद आप भी, जो मैं कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, 2 दिन बाद आपको ये महसूस होगा कि नहीं सर, हम अपनी ही दिनचर्या में हैं, हमको टाइम चाहिए सर, अभी हम इतनी जल्दी अपने आप को इस स्थिति में नहीं ला सकते। सेम लॉजिक मियाँ बीवी के मामलों में होता है। लड़की जिस माहौल से आ रही है वो 25 साल का टाइम पीरियड बिता के आती है। जब अपने जिस नए घर में आती है उसके अनुसार मैं कहता हूं मिनिमम 2 से 3 साल का पीरियड उनको
सभी लोगों से प्रेम करने में, वहां के वातावरण, वहां के माहौल, उनकी लोकल की संस्कार संस्कृति, रूढ़ियां, इनको समझने में कम से कम 2 साल का समय लगता है। और इससे पहले जो लोग जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ बड़ा फेमस है पुरुष प्रधान देश की परिभाषा बहुत पहले खत्म हो गई, लेकिन आज भी कुछ लोग परिवार ऐसे हैं जो अपने आप को ये मानते कि नहीं पुरुष प्रधान देश है। तो उनका और उनके परिवार का मंतव्य ये होता है कि जिस दिन से उसकी शादी होके आई, सेकंड डे मैं जो कहूँ वो करे, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। तो यहाँ से वैचारिक मतभेद का जन्म यहीं से हो जाता है। और ऐसे में मैं तो यही कहूंगा, एक लड़के और एक लड़की को शादी करने से पूर्व अपने अपने घर वालों की रजामंदी से एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानना और समझने के लिए उनको बात करना ये बहुत जरूरी होता है। तो क्या आप प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में हाँ, कहना चाहते हैं? मैं प्री मैरिज काउंसलिंग से अब इस समय सहमत हूँ। आपने देखा होगा पहले शादियां जो होती थी तो किसी न किसी रिश्तेदार, नातेदार, गणमान्य व्यक्ति, हमारे संत पुरोहित महात्माओं के माध्यम से विवाह के प्रस्ताव आते थे और तब विवाह होते थे जब एक दूसरे को लोग जानते थे। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इतना हावी है और लोगों के पास समय की कमी है, तो आपने देखा होगा आजकल बहुत सी विवाह से संबंधित साइटें चल रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखा है कि आपने अपना बायोडाटा डाल दिया, आपने अपने आप को उसमें राजा लिख दिया। अब आप कहाँ के राजा हैं पता नहीं, पर राजा हैं हम। तो ऐसे करके चूंकि बहुत से लोग, जब मैं बड़ा आश्चर्य का है यहाँ पे, बड़ा थोड़ा सा एक शब्द कहूंगा, जब लड़के वाले किसी लड़की के यहाँ शादी करने जाते हैं तो अपने आप को राजा बताते हैं और बताते हैं मैं बहुत सक्षम हूँ, मेरे पास इतना एक औरा बताते हैं। क्यों? उनको अपने आप को शो ऑफ करना है कि मैं बहुत सक्षम हूँ, मेरे पास इतना है और मैं इस लेवल पे मैरिज चाहता हूँ। और वहीं जब स्थिति विपरीत आती तो अपने आप को बता देते हैं मैं तो भाई बहुत गरीब हूँ। तो मैं जो प्लेटफॉर्म है, मैरिज रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, इनमें जितने भी लोग आवेदन करते हैं, अपनी अपनी प्रोफाइल लगाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, वो ऑथेंटिक नहीं होती है। आपने उनकी साइड में दे दिया, उन्होंने उसको प्रिंट कर दिया, जो आपने लिख दिया उसको उन्होंने मान लिया। तो मेरा कहना है जो उसमें लिखा है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग का होना बहुत जरूरी है। और ऐसा करने से मुझे विश्वास है कि बहुत कमी आएगी और शादी करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, देखिए मैं भी बच्चे का बाप हूं और मैं प्रत्येक बच्चे के पिता, वो चाहे उसका पुत्र हो या उसकी पुत्री हो, उनके विवाह से संबंधित अपना मेरा अनुभव है कि आप विवाह हमेशा ऐसी जगह करें अपने पुत्र या पुत्री को जिनको आप पिछले काफी समय से जानते हो, जिनके बारे में थोड़ा सा भी आपको जानकारी हो। नई जगह पर नए लोगों से, अचानक आए लोगों से विवाह करने से बचे, ये मेरा अपना मानना है। सर, जिस प्रकार से मौसम बदलता है और हम लोग ठंडियां आने से पहले रजाइयां निकाल लेते हैं, कंबल निकाल लेते हैं, उसी तरह से सर एक जैसे न्यूली मैरिड कपल है, उसको अपनी लाइफ इनिशिएट करनी है, तो ऐसे क्या प्रिकॉशंस रखे जिससे वो शादी वाले साइड इफेक्ट्स ना बेयर आउट करने पड़े? देखिए, व्यक्ति वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी व्यक्ति में पुरुष और महिला समान है। शादी विवाह दो लोगों के बीच तभी संभव है जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, बालिग है। तो यहाँ पर जिनका भी विवाह होता है वो दोनों लोग बालिग हैं और समझदार हैं। केवल जितने भी न्यूली मैरिड लोग हैं, मैं उनसे केवल अपनी एक ही राय कहूंगा कि पहले एक दूसरे के बारे में परिचय करें,
परिचय का मतलब एक दूसरे की अच्छी और बुरी बातों को जाने। जो शब्द कहने जा रहा हूं बहुत खुल के बात करें, लेकिन मेरा वर्ड है लेकिन कोई भी पक्ष किसी के अतीत पर ना जाए, क्योंकि अगर आपने वर्तमान में अतीत का जिक्र किया तो आपका वर्तमान खराब हो जाएगा, और अगर वर्तमान खराब हुआ तो आपका भविष्य भी खराब होगा। तो अतीत पर चर्चा ना करें, वर्तमान में एक दूसरे को ये विश्वास दिलाएं कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, और रिश्तों को निभाने में कोई शर्त नहीं रखेंगे, क्योंकि शर्तों पर रिश्ते नहीं चलते हैं, रिश्ते चलते हैं प्रेम में। और अगर आपने एक दूसरे को दोस्त मानकर अगर रहेंगे, और प्रयास ये करें कि एक लड़के के लिए उसके 2 पिता हैं, उनकी 2 माताएं हैं, वैसे ही एक लड़की के लिए उनके भी 2 पिता हैं, 2 माताएं हैं। ये 2 पिता और 2 माता का कॉन्सेप्ट मेरा ऐसा है, लड़के की माँ ने जन्म दिया वो उनकी माँ, और जो लड़की की माँ है वो उनकी धर्म की माँ है। पिता जिसने जन्म दिया वो पिता है, और अगर लड़की का पिता है तो वो धर्म पिता है। तो अगर एक दूसरे के माता और पिता के प्रति ये संस्कार और ये सम्मान का भाव रहेगा तो मुझे नहीं लगता अमित जी कभी कोई विवाद होगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अपने मुझसे रूठे ना। तो मैं तो यही कहूंगा न्यूली मैरिड लोगों से, एक दूसरे की भावनाओं की कदर कीजिए, अतीत को वर्तमान में मत लाइए, दोनों के माता पिता का पूरा सम्मान करिए, दोनों के नाते रिश्तेदारों का पूरा सम्मान करिए, छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं, और अगर जानना हो तो अपने ही माता पिता से उनके बचपन शादीशुदा जो टाइम था अपने ही माता पिता से पूछे कि उन्होंने इस रिश्ते को यहाँ तक लाने के लिए कितने सेक्रीफाइस कितने त्याग किए होंगे। तो हम जैसे बोलने की हमारी तो वही नहीं है, मैं अपने आप को उस लेवल पर नहीं ले जाता हूँ। कहीं मत जाइए, अपने ही माता पिता से, अगर आप लड़के हैं तो अपने पिता के पार्ट को जानने का प्रयास करें कि विवाह के बाद उनको कितनी कितनी परेशानियां हुई थी और उन्होंने कैसे कैसे उस परेशानी से अपने आप को बचाया और निकाला और कैसे अपने सम्मान सुरक्षित किया। और ऐसे ही मैं लड़की लिए कहूंगा कि वो अपनी माँ से पूछे कि विवाह होने के बाद उन्होंने कैसे अपने आप को यहाँ तक सहज के रखा और सामाजिक स्तर बनाया, तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सर जैसे सेक्शन हर चीज का परिणाम और दुष्परिणाम होता है जी। तो चूंकि ये प्रोग्राम लॉ इंटर्न्स और एडवोकेट्स भी देखते हैं जी, तो जी। सेक्शन 9 के परिणाम और दुष्परिणाम की कुछ टिप्स अगर यंग लॉ इंटर्न्स और एडवोकेट्स के लिए सर मिल जाए, किन चीजों का ध्यान रखें? मैं तो यही कहूंगा कि सेक्शन 9 का तो दुष्परिणाम है ही नहीं। सर अक्सर देख लिया सेक्शन जाता है कि 9 मुकदमा लड़के ने डाला कि आ जाओ तो लड़की ने भी 2 मुकदमे डाल दिए, ऐसा जनरली सोसाइटी में लोग नहीं, कर वो लेते हैं। उसका Competition में दुष्परिणाम क्या कहेंगे, वो तो मैंने कहा ना कि वो काउंटर अटैक है कि लड़का चाहता है रिश्ते बचाएं हम, लड़का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन देखिए समझ का है, लोग इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि देखिए इन्होंने आपको कचहरी में बुला लिया, आपके ऊपर मुकदमा कर दिया। अरे साहब पहले ये तो जानो कि वो मुकदमा क्यों हुआ, वो मुकदमा किस बात का है, उस मुकदमे का मतलब क्या है, वो क्या चाहते हैं। ये नहीं कि आपने सेक्शन 9 का मुकदमा कर दिया। अब सेक्शन 9 के मुकदमे को लोग ये नहीं कहेंगे कि सेक्शन 9 का है कि इसका मतलब है दाम्पत्य पुनर्स्थापना का मतलब उनके मन में नहीं समझ में आ रहा, उनके मतलब और इंटरप्रिटेशन गलत कर देते हैं। अरे लगा देते हैं सर। हाँ, अरे आपको कचहरी बुला लिया, आपको कचहरी में जाना है, जबकि उनका ये नहीं लग रहा है कि उन्होंने मुकदमा क्यों किया है। अरे अगर आपके पति ने सेक्शन 9 का मुकदमा डाला है कि आप विदा होकर आए, तो आपको तो सहज स्वीकार करना चाहिए कि नहीं हम जा रहे हैं। और सेक्शन 9 के लिए एक बात और बता दूं, सेक्शन 9 के लिए ये नहीं है कि पति के द्वारा ही ये मुकदमा फाइल हो, पत्नी भी अपने पति की विदा के लिए मुकदमा फाइल कर सकती है, और ऐसा मैंने कराया है।
तो पत्नी भी अपने पति को विदा करा सकती है। सर इनका सेक्शन 24 से कुछ रिलेशन है सर, कुछ उसके बारे में बताएंगे? देखिए, सेक्शन 9 के साथ मैं बता दूं, सेक्शन 9 है, सेक्शन 13 है, सब में 24 एक दौरान मुकदमा एक इंटरिम रिलीफ मिलती है लड़की पक्ष को, जो मतलब हाँ नहीं, मतलब जिसको बोलते हैं सिंपल सी हाउस वाइफ है, अर्निंग एंड नहीं है, और आपने ही मुकदमा किया और आपने उस मुकदमे में उसको पक्षकार बनाया, क्योंकि वो खुद अपने अभी आश्रित है किसी पर, तो आपके मुकदमे में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वकील को खड़ा करना है, वकील साहब की फीस देनी है, तो उसके लिए जो विधिक खर्चे होते हैं और जो उनके लिए सेक्शन 24 में एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि हमको दौरान मुकदमा इतना पैसा दिलाया जाए ताकि हम अपना प्रतिरक्षा का जो हमारा अधिकार है उसका हिसाब से भी प्रतिरक्षा कर सकें। सर एक और अक्सर देखा गया है कि आजकल ट्रेंड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड लिविंग रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, सर इसके बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जनरली लोग आते हैं कि उस पर भी सेक्शन 9 लोग फाइल कर देते हैं, उस पर क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जनरली एक यंग एडवोकेट्स जो कि शॉप नहीं? देखिए, इलीगल अफेयर जितने भी हैं, वर्ड ही है इसका, शुरुआती इलीगल, जो लीगल नहीं है, तो जिसकी बुनियादी इलीगल से शुरू हुई है उसकी बुनियाद तो नहीं है। ऑनर किलिंग जनरली, और इसमें बस ये हो जाता है कि महज एक आकर्षण, क्योंकि सबसे पहली बात, जो आपने सप्तपदी प्रथा के अंतर्गत 7 फेरे लेकर विवाह के समय जो कसम खाई थी और आपने उसी को तोड़ दिया, और आपके बाहर अफेयर है, तो आपकी सामाजिक हानि तो तय है कि आपकी सामाजिक हानि होना तय है, प्लस जो आपका पार्टनर है उसका भी विश्वास टूटता है, वो भी आपसे दूर जाएगा। और चूंकि अब आपको पता है जारता खत्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा कि 2 बालिग लोग अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इस टॉपिक पर यही कहूँगा, ये अंतरात्मा की आवाज़ होती है, अंतरात्मा से आप तय करिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये सही कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए। और जहाँ तक इसी से जुड़ा है, आपने कहा इलीगल अफेयर्स प्लस लिविंग रिलेशन। इलीगल अफेयर तब बुरा है जब आप किसी से, आपका विवाह हो चुका, आप दाम्पत्य जीवन में बंधे हैं और उसके बाद आप पर स्त्री से आप संपर्क में हैं, तो ये लीगल रिलेशन है, जो सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा अपराध है। और समाज जल्दी ऐसी चीज़ों को ना माफ़ करता है ना ओवरलुक करता है, बहुत ध्यान रखता है। और जहाँ तक लिविंग रिलेशन है, ये अलग है। लिविंग रिलेशन का क्राइटेरिया दूसरा है, वहाँ पर कोई किसी से कमिटेड नहीं है, क्योंकि हम कमिटेड तब मानते हैं जब हम अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। हमने अपना आप को अपनी पत्नी का दर्जा दिया और हमने उन संस्कारों को निभाने के बाद अगर इलीगल अफेयर है हमारे, तो हम दोषी। लेकिन अगर आप एक तरीके से, अब ये नया ट्रेंड आ गया है कि लिविंग रिलेशन में रह के एक दूसरे को जानना और कमिटेड होना, तो यही कहा जाएगा कि उसी समय वहां पर तय होता है कि कौन किस तरह से कमिटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन मेरी नजरिए से ये दोनों चीजें बहुत खराब है, क्योंकि इसमें अगर हार गए ना तो पूरी जिंदगी खो जाएगी। खोने के लिए बहुत कुछ होता है, तो लिविंग रिलेशन और ये इलीगल अफेयर दोनों से बचना चाहिए। और इनके परिणाम भी मैं आपको बताऊं, इनका सबसे आखिरी जो उसको बोलते हैं ना, किसी चीज का लास्ट पड़ाव, तो इसका लास्ट पड़ाव यही है कि जन हानि बहुत बड़े, कभी कभी बहुत रूप से आपने ऑनर किलिंग देखा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर पति को मरवा दिया, किसी ने कहा प्रेमी
प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर पत्नी को की हत्या करा दी। ये इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। अगर बच्चे हैं तो उनकी भी लाइफ खराब हो गई, परिवार पूरा तबाह हो गया। और ऑनर किलिंग का जो जन्म होता है वो इनसे ही होता है। और ऑनर किलिंग जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके परिवारों को, बहुत से बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके परिवारों को नहीं मालूम कि बच्चे उनके लिविंग रिलेशन में है। और जब ये चीज विकराल रूप लेती है तो जनहानि जैसी बड़ी घटनाएं सामने आती है, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए मैं आपसे अगर पर्सनली पूछूं, कैसी कौन सी 3 प्रायोरिटी अगर मिल जाए तो लाइफ पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट हो सकता है? लाइफ पार्टनर में ऐसी कौन सी 3 चीजें? 3 चीजें। जी जी। सबसे पहली बात, त्याग, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना। दूसरा, समर्पण की भावना हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण। इसको बहुत डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। समर्पण में वो सारी चीजें आ जाएंगी, तो त्याग, समर्पण और समझना, बस ये 3 चीजें। अगर आपके अंदर समझदारी है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, जब आप समझ पा रहे हैं तभी आप त्याग कर पाएंगे। जब आप त्याग कर पाएंगे तो आप में समर्पण की भावना अपने आप बढ़ जाएगी। बस, और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। सर, आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया। विवाह 16 संस्कारों में से एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है जिसके बारे में साइड इफेक्ट्स भी हुए। सर ने पॉजिटिव पार्ट भी बताया, रिलेशन कैसे कंटिन्यू किया जाए। सो सर के जितने भी टिप्स हैं वो हम लोग जरूर फॉलो करेंगे। और आप सभी लोगों को आज इसी सेंटेंस के साथ मैं विदा चाहूंगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।